पाली राणा, आप देख रहे हैं योर मनी, पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हमारा स्पेशल शो जो हम आपके लिए लेकर आते हैं ताकि आपकी मदद कर सके पोर्टफोलियो को बनाने में, पोर्टफोलियो को सही डायरेक्शन देने में। तो अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है आपके पोर्टफोलियो रिलेटेड तो आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। तरीका भी आसान है, आप व्हाट्सएप, ईमेल या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7045220000, ईमेल है yourmoney@nwt.com। फेसबुक, ट्विटर पर जाइए, #AskAwaz योमनी लिखकर अपने सवाल हमें लिख भेजिए। तो यह है तरीका इस शो में पार्टिसिपेट करने का। आज आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए हमारे साथ ऑप्टिमम मनी मैनेजर्स कमेटी पंकज मटवाल मौजूद हैं। पंकज जी नमस्कार, स्वागत है आपका। और सबसे पहले तो इनफैक्ट जो क्वेरीज हमें मिली हैं उनसे शुरुआत कर लेते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सवाल हम शामिल कर सकें। और इसी कड़ी में जो पहला सवाल पूछने के लिए जो व्यूअर हमारे साथ मौजूद है वो अदिति है दिल्ली से। तो अदिति से बातचीत करते हैं। अदिति नमस्कार, स्वागत है आपका, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्ते मैम। एक्चुअली मेरा मैम क्वेश्चन था, मैंने अपना पोर्टफोलियो आपको भेजा है तो मेरे को थोड़ा सा ना उस पर ओवरव्यू चाहिए था कि मतलब मेरे फंड सही जगह जा तो रहे हैं ना, मतलब कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, कुछ उसमें एडिट वगैरह कुछ चेंजेस करने की तो नीड नहीं है। एंड मैम मेरा टारगेट जैसे 5 इयर्स में 1 CR का है, तो अभी मेरी 61 तो जा रही है, तो मुझे और कितना एड ऑन करना पड़ेगा या मंथली या एनुअल बेसिस पे। एंड मैम मेरा वन क्वेश्चन ये भी था कि जैसे हम लोग SIP करते हैं ना मैम, तो जैसे बताया जाता है कि आप डायरेक्ट प्लान चूज करें, बट अगर किसी भी प्लेटफॉर्म पे हम लोग जाते हैं तो वहाँ पे ग्रोथ प्लान ही हमें सजेशन होता है, चाहे हम HDFC में चले जाए, किसी भी XYZ प्लेटफॉर्म पे जाते हैं तो हमें ग्रोथ प्लान ही चूज करने के लिए बोला जाता है। तो हम कैसे हम खुद से डायरेक्ट प्लान चूज कर सकते हैं, उसके लिए भी मेरे को थोड़ा सा उस पर एडवाइस चाहिए था। पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा। तो बताइए पंकज जी, आपने सुना इनका सवाल। पहली बात तो इनकी जो क्वेरी है वो बिल्कुल क्लियर है, जो कि ग्रोथ और डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के ऊपर है कि कैसे ये डायरेक्ट प्लान को ऑप्ट कर सकती हैं। लेकिन अगर बात करें इनके क्वेश्चन की तो इन्होंने ये यंग इन्वेस्टर हैं और इंटरेस्टिंग ये है कि सिर्फ 28 इयर्स की हैं और 61,000 की इनकी SIP चल रही है। तो काफ़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट के साथ इन्होंने शुरुआत की है। इन्होंने जो होराइजन रखा है वो 10 इयर्स का, 5 इयर्स का रखा है। 5 इयर्स में 1 करोड़ का टारगेट है। फिलहाल पोर्टफोलियो की वैल्यू इनकी 10 लाख हो चुकी है। फंड्स में क्विकली बता देती हूँ जो इनके पास मौजूद हैं। इनके पास है क्वांट स्मॉल कैप 13,500 की SIP, क्वांट ELSS टैक्स सेवर 12,000 की SIP है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, कैनरा रोबोको फ्लेक्सी कैप में 10,000 की SIP लेके चल रही हैं। और साथ ही PGM इंडिया मिड कैप में 6,000 की SIP और क्वांट फ्लेक्सी कैप में 5500 की SIP है। मेरा एसेट लार्ज कैप में 4,000। बताइए इनके फंड चॉइसेस और इनके क्वेश्चन पर आपकी सलाह। दीपाली जी नमस्कार। देखिए आदित्य जी, आपने जो फंड चुने हैं उसमें भी थोड़ा बदलाव की जरूरत है क्योंकि आपका नजरिया जो है 5 साल का है। तो 5 साल का वक्त एक बहुत लंबा वक्त नहीं है। स्मॉल कैप में भी आप काफी एक अच्छा अमाउंट, अपने पूरे जो निवेश है आपका उसका एक अच्छा परसेंटेज आप उसमें इन्वेस्ट कर रही हैं। तो एक राय तो ये है कि थोड़ा सा एक्सपोजर आप अपने स्मॉल कैप फंड में कम करें और उसके बजाय मिड कैप में थोड़ा बढ़ा सकते हैं क्योंकि मिड कैप में कम है। लेकिन मिड कैप में जो स्कीम आपके पास है PGIM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड, मैं आपको सलाह दूंगा कि उस फंड से आप स्विच करें दूसरे फंड में, और ये दूसरा फंड होगा मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। तो आपको PGIM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज से निकलकर मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में जाना है। और क्योंकि फिलहाल जो अमाउंट आप निवेश कर रही हैं मिड कैप में, उसको थोड़ा बढ़ाना है आपको। अभी 6,000 रुपए का निवेश हो रहा है आपका, तो आप जब आप मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में करेंगे तो वहां पे अमाउंट बढ़ा सकती हैं। और जो आपका स्मॉल कैप यानी क्वांट स्मॉल कैप फंड में 13,500 रुपए का निवेश हो रहा है, उसे आप कम कर दें तो ये बेहतर रहेगा क्योंकि स्मॉल कैप में इतना ज्यादा निवेश होना थोड़ा सा पोर्टफोलियो रिस्की हो जाता है, स्पेशली तब जब आपके निवेश की जो अवधि है वो बहुत लंबी ना हो। दूसरी बात ये, टारगेट जो 1 करोड़ का है आपका 5 साल में, और अभी 10 लाख रुपए इकट्ठा हुए हैं, 61,000 की आप SIP कर रही हैं, तो इससे तो आपका 1 करोड़ रुपया इकट्ठा होना थोड़ा मुश्किल है। यदि मैं 12% के CAGR पर कैलकुलेट करूं तो लगभग 67 लाख रुपीज इकट्ठा हो सकते हैं। तो आपको SIP अमाउंट बढ़ाना होगा। आप इसे बढ़ाकर कर दीजिए 1 लाख पर मंथ, तो फिर आपको यहाँ पर थोड़ा फायदा होगा कि आप जो टारगेट लेकर चल रही हैं वो आपका पूरा हो पाएगा 5 साल में। तो ये तो सवाल जो आपका था पोर्टफोलियो को लेकर, उस पर मेरी राय है। जो अगला सवाल आपका था कि ग्रोथ और डायरेक्ट, तो ग्रोथ और डायरेक्ट नहीं होता है, रेगुलर और डायरेक्ट होता है। ग्रोथ और IDCW एक चीज है, यानी कि आप जब निवेश करते हैं तो आपको
क्या ऑप्शन चाहिए? ग्रोथ में आपको कोई डिविडेंड या इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम विड्रॉल जिसको हम बोलते हैं, आप वो नहीं मिलता, बल्कि एनएवी बढ़ती रहती है। तो एक चीज होती है आईडीसीडब्ल्यू वर्सेस ग्रोथ। पर आपको जो सवाल था कि डायरेक्ट में इन्वेस्ट करना है, तो डायरेक्ट वर्सेस रेगुलर होता है। तो रेगुलर जो होता है वहां पर डिस्ट्रीब्यूटर इन्वॉल्व होता है और थोड़ा-सा एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा हो जाता है क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर है तो उसका ब्रोकरेज भी वहाँ पर होगा और उसके कंपैरिजन में जो दूसरा होता है डायरेक्ट प्लान, यानी कि आप डायरेक्टली फंड हाउस से बाय कर रही हैं। तो जैसा आपने कहा कि आपको डायरेक्ट बाय करने में इंटरेस्ट है, तो ऐसे में आप डायरेक्टली फंड हाउस की वेबसाइट से बाय कर सकती हैं, उनकी ऐप से बाय कर सकती हैं या फिर कैम्स या कार्वी का जो ऐप है, जो रजिस्ट्रार हैं, उनके ऐप से आप बाय कर सकते हैं। तो इस तरह से या एनएससी का एक प्लेटफॉर्म है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का एक प्लेटफॉर्म है, एनएससी MF2 करके, तो उससे भी आप बाय कर सकती हैं। लेकिन यदि आप किसी बैंक की वेबसाइट उनके ऐप से करेंगे, तो बेशक क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूटर हैं म्यूचुअल फंड के या फिर कोई अलग इंडिविजुअल पर्सन यदि कोई म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है, तो वो डायरेक्ट प्लान नहीं सेल करेगा क्योंकि अगर वो इन्वॉल्व है, तो डेफिनिटली वो रेगुलर प्लान ही आपको देगा। बैंक भी यहाँ पर क्योंकि एक डिस्ट्रीब्यूटर की तरह काम कर रही है, तो वो भी आपको रेगुलर प्लान देंगे। अगर डायरेक्ट प्लान आपको चाहिए, तो आपको डायरेक्टली फंड हाउस से, उनके रजिस्ट्रार से या एनएससी से डायरेक्टली बाय करने पड़ेंगे या फिर कुछ ऐप भी हो सकते हैं, जो डायरेक्ट प्लान सेल करते हैं और बैंक्स आपको अधिकतर रेगुलर प्लान ही ऑफर करेंगे। ओके, चलिए, तो ये रही सलाह अदिति आपके लिए। अब बात करते हैं प्रशांत जोग से। अगले व्यूअर हमारे साथ मुंबई से कनेक्टेड है। प्रशांत जी नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका। हाँ नमस्कार मैडम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मेरा सवाल है कि मैं अभी आई एम 56 ईयर्स ओल्ड। अगला 2 साल में मैं रिटायर हो जाऊंगा और रिटायर होने के बाद मुझे अराउंड 40 लाख रिटायरमेंट कॉर्पस मिल सकता है। तो उसको कैसे इन्वेस्ट करने का है कि मुझे मंथली अराउंड 30,000 मिल सके हर महीना अगले 10-15 साल के लिए। ओके, तो यानी आप 40 लाख का लमसम इन्वेस्टमेंट करके 3 साल बाद से 30,000 की मंथली इनकम आप चाहते हैं, तो कैसे आप इस इन्वेस्टमेंट को प्लान करें ताकि SWP के थ्रू एक रेगुलर इनकम आपको हो सके, राइट? यही क्वेश्चन है आपका प्रशांत जी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ। बताइए क्या सजेशन रहेगा इनके लिए, कैसे करें ये अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग, पंकज जी? प्रशांत जी, अगर 40 लाख रुपए इन्वेस्ट करके आप 30,000 पर मंथ पाना चाहते हैं, तो यानी कि 0.75% या कहिए कि 9% साल का रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो कि मुमकिन दिखाई देता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, आपने कहा कि 30,000 रुपया हर महीना और 10-15 साल के लिए या लंबी अवधि के लिए, लेकिन समय के साथ पैसे की वैल्यू कम हो जाती है। अगर आप ऐसी प्लानिंग करेंगे कि हर साल आपको 30,000 ही मिले, तो इससे आपको दिक्कत हो सकती है क्योंकि कुछ सालों के बाद 30,000 की वैल्यू कम हो जाएगी, तब आपको लगेगा कि पैसा कम हो रहा है। तो इसके लिए प्लानिंग ऐसी कीजिए कि पहले साल में यदि आप चाह रहे हैं कि 30,000 रुपए महीना मिले, तो अगले साल में थोड़ा राशि बढ़कर मिले, उसके अगले साल में और बढ़कर मिले। तो इस तरह की थोड़ी-सी गुंजाइश आपके पोर्टफोलियो में होनी चाहिए। तो ये तो पहली प्लानिंग जरूरी है किसी के लिए भी। जब आप प्लान करें तो ऐसा ना बोले कि फिक्स अमाउंट चाहिए हर साल लंबे समय के लिए, क्योंकि अदरवाइज तो लंबे समय में आपको फिर वो अमाउंट कम लगेगा। दूसरी बात यह है कि आप जो पैसा निवेश करेंगे, उसे आप ऐसे फंड्स में निवेश कीजिए जहां पर रिस्क और रिटर्न दोनों के बीच बैलेंस हो। तो बहुत ज्यादा जोखिम लेने की जरूरत नहीं है। रिटर्न थोड़ा-सा कम हो सकता है, क्योंकि यदि इक्विटी की बात करूँ तो मैं 12-15% की उम्मीद रख सकता था। लेकिन आपके लिए मैं हाइब्रिड फंड का सुझाव दूँगा, जहाँ पर डेट और इक्विटी होगा, तो रिटर्न थोड़े से कम मिलेंगे, लेकिन आपका थोड़ा-सा पैसा जो है सेफ रहेगा। तो इस तरह से आप हाइब्रिड फंड्स में निवेश कीजिए। और दूसरी बात जो कि आप कह रहे हैं कि 2 साल के बाद मिलेगा, फिर आप निवेश करेंगे, फिर 3 साल तक निवेशित रहेंगे और उसके बाद आप विथड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे, तो 3 साल में पैसा बढ़ भी चुका होगा, तो आपको 30,000 रुपए से शुरुआत करने में दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जैसे पहले साल आप एसडब्ल्यूबी करते हैं 30,000 की, अगले साल थोड़ा बदलाव कीजिए, उसमें 30,000 को बढ़ाकर 32,000, 33,000 इस तरह से एक अमाउंट आप डिसाइड कर सकते हैं। तो हर साल अमाउंट को बढ़ाते रहिए। स्कीम के नाम बता देता हूँ इस वक्त पर, लेकिन क्योंकि आपको लगेगा 2 साल के बाद ये जरूरत जो है इन्वेस्ट करने की, उस वक्त पर क्या स्थिति होगी, किस तरह की स्कीम रहेंगी, तो आप दोबारा से उस वक्त फिर से सवाल पूछ सकते हैं। पर फिलहाल के लिए आपके जैसे दर्शक जो भी प्रोग्राम देख रहे हो, तो इस वक्त पर यदि किसी को निवेश करना हो हाइब्रिड फंड्स में, तो मेरी राय में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड
महिंद्रा मनुलाइफ बैलेंस एडवांटेज फंड, एसबीआई बैलेंस एडवांटेज फंड और जेएम अग्रेसिव हाइब्रिड फंड, इस तरह के फंड्स में निवेश किया जा सकता है। लेकिन फिर भी स्पेशली प्रशांत जी, आपको 2 साल के बाद निवेश जब करना होगा, दोबारा से उस वक्त आप स्कीम के बारे में जरूर चैनल को अपना सवाल भेजकर पूछ सकते हैं। ओके, चलिए, तो आपको सलाह दी गई है आपको कितना पैसा कहाँ डालना है, लेकिन जो शुरुआत में कहा उस बात का जरूर ध्यान रखें। 30,000 की जो आज वैल्यू है वो शायद 3 साल बाद उतनी नहीं होगी, तो उस फैक्टर को भी ध्यान में रख के आप प्लानिंग करें। बट आपकी जो SWP के थ्रू मंथली इनकम आप प्लान कर रहे हैं वो पॉसिबल दिख रही है। इस अमाउंट के साथ, इन्वेस्टमेंट के साथ कहाँ पैसा लगाना है वो आपको बताया गया है। निपॉन तुरंत निकासी करनी है तो निपॉन इंडिया में आप निवेश कर सकते हैं, और साथ ही 36 लाख के आसपास का आप निवेश कर सकते हैं ICICI प्रू बैलेंस्ड एडवांटेज, महिंद्रा मनुलाइफ बैलेंस्ड एडवांटेज और SBI बैलेंस्ड एडवांटेज में 3.5 लाख रुपए आप निपॉन इंडिया शॉर्ट टर्म फंड में डाल सकते हैं। तो ये रही आपके लिए स्ट्रैटेजी। अब बात करते हैं अगले व्यूअर से। शिबा प्रसाद ओडिशा से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। प्रसाद साहब नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? जी मैडम नमस्कार। मैडम नमस्कार। एक्चुअली मेरा अभी मैडम 10,000 का SIP चल रहा है अभी। हेलो, 10,000 का SIP चल रहा है, उसको बढ़ा के 90,000 करना है उसको। बताइए आगे क्या सवाल है आपका? जी हेलो, आगे बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? जी अभी जो 90,000 में SIP करूंगा वो किसमें कौन सा इसमें करना है? मेरा अभी चल रहा है HDFC फ्लेक्सी में चल रहा है, SBI कंट्रा और ICICI प्रूडेंशियल और मोतीलाल ओसवाल और निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में चल रहा है मैडम अभी। ठीक है, पूछ लेते हैं तो। और ये 20 लाख का लमसम इन्वेस्टमेंट भी करना है आपको? जी 20 लाख का जो लमसम करना है, मेरा जो फिक्स डिपॉजिट है उसको निकाल के मैं 20 लाख का लमसम भी करना है मेरा को। गॉट इट, ठीक है। चलिए, तो पहले मैं इनका पोर्टफोलियो बता देती हूँ एग्जिस्टिंग, जहाँ पर ट्रेडिशनल और बाकी इन्वेस्टमेंट्स इनके पास हैं। PF में मंथली 12,500 डाल रहे हैं, PPF में अब तक 8 लाख का कॉर्पस हो चुका है, RD में भी मंथली 10,000 का निवेश कर रहे हैं। तो ये इनकी ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट है। जैसे इन्होंने बताया FD में इनके पास 28 लाख रुपए हैं, 8 लाख रखेंगे इमरजेंसी के लिए, 8 लाख इनके पास PPF में भी है, 20 लाख को निकाल कर ये लमसम इन्वेस्ट करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड में। तो एक पार्ट ये रहा इनके क्वेश्चन का। दूसरा, इनके भी SIP सिर्फ 10,000 के, लेकिन सीधे 1 लाख रुपए के SIP ये करने का प्लान कर रहे हैं, 90,000 ऐड करेंगे। फिलहाल 10,000 इस 5 फंड में डाल रहे हैं, HDFC फ्लेक्सी कैप, SBI काउंटर, ICICI प्रू इक्विटी इंडेक्स, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप और मोतीलाल ओसवाल। क्या सजेशन इनके लिए? देखिए शिबा जी, अच्छा है कि आपने अभी डिसाइड किया 10,000 रुपीज की SIP चल रही है, इसे बढ़ाकर 90,000 और करना चाहते हैं, नहीं 1 लाख की आप SIP करेंगे। तो कुछ फंड्स तो आपके जो पोर्टफोलियो में है उन्हीं में आप बढ़ा सकते हैं, कुछ नए फंड्स ऐड किए जा सकते हैं। लेकिन जो फंड्स आपने बताया उसमें थोड़ी सी इंफॉर्मेशन थोड़ी कम है। जैसे आपने कहा मोतीलाल ओसवाल, ICICI प्रूडेंशियल, ये तो नाम हुए फंड हाउस के, लेकिन ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड की कौन सी स्कीम है, मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड में कौन सी स्कीम है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। तो अब फिलहाल मैं आपको बताता हूँ कौन सी स्कीम होनी चाहिए। पहले बात करते हैं SIP की। SIP के लिए ICICI प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड, इसमें आप SIP कीजिए। कोटक मल्टी कैप फंड, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड और बजाज फिनसर्व फ्लेक्सी कैप फंड। तो ये आपके पास में 5 फंड्स रहेंगे, इनमें आप SIP करेंगे। तो इनमें से ऑलरेडी जो है उनमें जारी रखिए, अमाउंट को बढ़ा लीजिए, और जो नया मैंने बताया उसको आप ऐड कर सकते हैं। क्योंकि मान लीजिए कि मोतीलाल ओसवाल आपने खाली कंपनी नाम बताया, अगर वो मिड कैप फंड है तो उसे बढ़ा सकते हैं, नहीं है तो आप ऐड कर लीजिए। दूसरी बात, जो 20 लाख रुपए लमसम करने हैं उसके लिए ऑलरेडी आपके पास जैसे SBI कॉन्ट्रा फंड है, तो उसमें भी आप अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं। कोटक मल्टी कैप फंड, HDFC फ्लेक्सी कैप फंड और ICICI प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड। तो अगेन, क्योंकि कुछ स्कीम ऑलरेडी पोर्टफोलियो में है, तो मैं नई स्कीम ऐड करने की बजाय सलाह दे रहा हूं कि उसमें बढ़ाया जा सकता है। तो इस तरह से 4 नाम आपको बताया मैंने, 5-5 लाख करके चारों में 20 लाख को डिवाइड कर दीजिए, और SIP के लिए जो नाम बताया मैंने उनमें आप आगे SIP कर सकते हैं। साथ ही आपने भी कहा है कि समय के साथ आप 10% से स्टेप अप करेंगे, ये बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है। तो मुझे उम्मीद है लंबे समय में 25 साल का आपने नजरिया रखा है, अच्छा पैसा बना पाएंगे। ओके, चलिए, तो ये रहा आपके लिए स्ट्रैटेजी। अकॉर्डिंगली आप प्लान कीजिए अपनी इन्वेस्टमेंट। लमसम कहाँ पैसे डालने हैं आपको वो भी बारीकियां बताई गई हैं। SIP के थ्रू जिन फंड्स में पैसे डालने हैं वो भी सजेशन दिया गया है। रुकने इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे तो कुछ और क्वेश्चन करेंगे शामिल। आप देखते रहिए ओमनी।
आप देख रहे हैं यो मनी। पंकज उटपाल हमारे साथ बने हुए आपकी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। सवाल लेते हैं कुछ और एक सवाल हमें ईमेल के थ्रू भेजा है अमिता ने। इनका क्वेश्चन ले लेते हैं। सवाल इन्होंने भेजा है दिल्ली से। एसआईपी चल रही है इनकी 1.25 लाख रुपए की और अक्टूबर से ही इन्होंने इन्वेस्टमेंट्स की शुरुआत की है, न्यूली पोर्टफोलियो क्रिएट किया है। 20 ईयर्स का होराइजन है। कितना कॉर्पस इकट्ठा हो पाएगा जानना चाहते हैं। साथ ही फंड सिलेक्शन कैसा है इस पर भी राय चाहिए। एडलवाइज निफ्टी लार्ज मिड कैप में 25,000 ईच डाल रही हैं। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, बंधन निफ्टी 50 इंडेक्स, एसबीआई कॉन्ट्रा में 15,000 डाल रही हैं। सैमको मल्टी कैप में और मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप में 10,000। बताइए क्या सजेशन इनके लिए। देखिए 12% के कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से कैलकुलेट किया जाए तो 1,25,000 की एसआईपी से 20 साल में करीब 1,30,00,000 रुपए इकट्ठा हो सकते हैं। और यदि वहीं ये स्टेप अप कर ले 10% से हर साल, तो उसी 20 साल में करीब 4,65,00,000 रुपए इकट्ठा हो सकते हैं। तो एक राय ये है कि यहाँ पर स्टेप अप जरूर करना चाहिए, लंबी अवधि में इसका फायदा होगा। दूसरी बात, स्कीम्स में सिर्फ एक स्कीम में बदलाव करने की जरूरत है, वो है सैमको मल्टी कैप फंड। उससे आप स्विच कर लें मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में, क्योंकि मिड कैप फंड के पास में नहीं है, वहां पर ये स्विच करें। और स्मॉल कैप लार्ज कैप ऑलरेडी है, तो बाकी सब कुछ ठीक है। एक फंड की में बदलाव की जरूरत है और दूसरा स्टेप अप करना है 10% से, ये मेरी राय है। ओके, एक और सवाल लेते हैं और ईमेल के थ्रू अमित ने सवाल भेजा है। हिमाचल प्रदेश से 33 साल इनकी उम्र है। 5,000 की मंथली एसआईपी है। पोर्टफोलियो की वैल्यू है 51,000। रिटायरमेंट के लिए निवेश कर रहे हैं, तो मान के चले कि 20-25 साल का होराइजन तो ये लेकर चलेंगे ही। फंड्स कौन से हैं? एचडीएफसी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड 2,000 रुपये महीना 1500 ईच डाल रहे हैं ये एचडीएफसी मिड कैप और एक्सिस स्मॉल कैप में। अन्य निवेश कहाँ है? पीपीएफ में है 7,500 रुपये महीना। एजीआईएफ, एलआईसी, आरडी, 2 आरडी भी इनकी चल रही हैं अलग अलग बैंकों के साथ। तो ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स भी हैं कुछ इनकी। बताइए क्या सजेशन। देखिए इनके जो गोल्स हैं उस हिसाब से जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो सही नहीं है, क्योंकि एजुकेशन में हम जानते हैं कि 10% से ज्यादा का इन्फ्लेशन रहता है और जो रिटर्न्स इनको मिल रहे हैं या आरडी पर या पोस्ट ऑफिस स्कीम्स या फिर एलआईसी की पॉलिसी, यहाँ पर आप 6% के आसपास या 7% के आसपास रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं। ऐसे में जरूरत यह है कि जो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं वहां पर अमाउंट बढ़ाया जाए। स्कीम तीनों सही है, तीनों स्कीम में आप एसआईपी का अमाउंट बढ़ाइए। बाकी जो स्कीम जहां आरडी वगैरह कर रहे हैं उसमें आप कम कर सकते हैं। ये बेहतर रहेगा आपके गोल्स अचीव करने के लिए। ओके, चलिए तो ये रही सजेशन आपके पोर्टफोलियो को लेकर। अब पता कर लेते हैं पंकज जी के टॉप 4 फंड्स कौन से हैं। और पंकज जी बताइए लॉन्ग टर्म के हिसाब से कौन से फंड्स आपने पिक किए हैं। तो देखिए आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड, बजाज फिनसर्व का फ्लेक्सी कैप फंड, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप जी। फंड और साथ ही महिंद्रा मेनुलाइफ स्मॉल कैप फंड। ये हैं 4 फंड जिनके साथ आप लॉन्ग टर्म के लिए पोर्टफोलियो बना सकते हैं। लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये पूरा पोर्टफोलियो क्रिएशन की चॉइसेस आपकी स्क्रीन पर है, नोट कर लीजिए। आईसीआईसीआई प्रू मल्टी एसेट फंड, बजाज फिनसर्व फ्लेक्सी कैप फंड, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप और महिंद्रा मेनुलाइफ स्मॉल कैप। तो ये एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो के हिसाब से 4 फंड चॉइसेस हैं आपके लिए, आप पोर्टफोलियो बना सकते हैं। चलिए शुक्रिया पंकज जी शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के साथ साथ अपने फंड चॉइसेस भी शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। इसी के साथ यौम मिनी में तो इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।